स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। और अभी तक इतिहास भूगोल की चर्चा हुई। एक पॉइंट बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगा, जिससे मुझे लगा कि ये भी हमारे चर्चा में होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो इतिहास में उत्तर प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेश हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम बता देता हूँ आपको कि 16 महाजनपदों का नाम बहुत फेमस था हमारे इतिहास में। वहीं से इतिहास की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई थी। तो उससे पहले जो था वो आदि मानवों का इतिहास था या प्रागैतिहासिक काल था, तो उसका ज़्यादा वर्णन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं वो 16 महाजनपदों से पढ़ते हैं। तो 16 महाजनपदों को सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा पॉइंट 16 महाजनपदों पर इसकी चर्चा करते हैं, इस पर एक कुछ तैयारी करते हैं और बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ और देखते हैं भारत के 16 महाजनपद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास देखा था और आज हम इतिहास से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें 16 महाजनपद की बात करेंगे। 16 महाजनपद के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि आज से 600 साल ईसा पूर्व जो 16 महाजनपद थे भारतीय क्षेत्र में, तो इनका नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो राजतंत्र थे ये काफ़ी मजबूत थे, दृढ़ थे और इनकी उस समय मिसालें दी जाती थी कि ये जो है अपने आप में बहुत मजबूत राजतंत्र है। आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से जो हमारा फोकस रहेगा वो उत्तर प्रदेश के 16 महाजनपदों की संख्या पे रहेगा। वैसे मैं बता दूं कि 16 महाजनपद उत्तर प्रदेश में 8 थे और बाकी अलग अलग प्रदेशों में थे, तो सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में ही थी, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। 600 ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकाराम ने 3 महाजनपद वत्स, मगध और अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपद में से 14 राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र का मतलब जहां राजाओं का जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा वही रहेंगे जो उनके ही पुत्र और सुपुत्र रहे होंगे। तो 14 तो राजतंत्र थे 16 महाजनपद में से, और जो 2 थे वज्जी और मल्ल, ये गणतंत्र थे, मतलब वहां पर जनता द्वारा लोग चुने जाते थे। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध और कौशल। तो जो बौद्ध काल था उसमें सबसे जो वाकई में सबसे मजबूत राजतंत्र था वो था मगध। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप मगध को सबसे मजबूत कहिएगा और कहीं ना कहीं कौशल भी दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत राजतंत्र था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कौन कौन से हैं उस पर नजर डाल लीजिए। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेद। देखिए वैसे तो बाकी सब उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन 2 पर थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर कुरु और मल्ल। जो कुरु है वो थोड़ा सा दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली का क्षेत्र इससे जुड़ता है, और जो आपका मल्ल है यहाँ पर बिहार का जो कुशीनगर है वो और देवरिया जिला वो आपस में लगा हुआ है, इसलिए ये 2 क्षेत्र हमारे प्रदेश के बाहरी क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, इसीलिए इन लोगों का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ऐसे ही चेद जो है उसमें भी बुंदेलखंड आता है, झांसी का क्षेत्र में दिखाई देता है, तो थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें मध्य प्रदेश का भी जुड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए एक बार इसको हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, और इसको समझना बहुत आसान है आपके लिए। देखिए कुरु जो है यहाँ पर है, और इसके बाद पांचाल है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं सूरसेन की, जो कि मथुरा वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही वत्स की बात करें तो वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र दिखाता है यहाँ पर।
कोसल जो है, कोसल ये थोड़ा सा श्रावस्ती के आसपास, अयोध्या और श्रावस्ती, क्योंकि कोसल जो है अयोध्या का ही क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए श्री राम को कोसलाधीश कहते थे। और ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो मल्ल की बात करते हैं, और मल्ल जो है वो मैंने आपको बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में बॉर्डर पे था। और काशी, जो काशी है वो तो बनारस है ही, उसमें कोई खास चेंजिंग नहीं हुई है, आज भी हम उसे काशी ही कहते हैं। और जो एक और बचा हुआ है इसको हम चेद कहते हैं, यहाँ पे चेतिया लिखा हुआ है, इसको चेद लिखी समझ लीजिए, जो कि झांसी से जुड़ा हुआ, झांसी या बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है। तो आप गिन लीजिए, ये टोटल 8 हैं। बाकी जो हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहीं पर, ताकि बाद में मैप ना उठाना पड़े मुझे। तो अगर हम बात करें मगध की, जो सबसे 600 ईस्वी पे जो बौद्ध काल चल रहा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे मजबूत राजतंत्र माना जाता था। और उसी की बात अगर अंग की बात करें, जो कि बिहार में ही था, और अंग भी बहुत मजबूत क्षेत्र था। ऐसे ही वज्जी, या इसको हम लोग वज्जी भी कहते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, ये भी एक बिहार का ही क्षेत्र था। और नीचे चलते हैं अस्मक। अस्मक गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र 16 महाजनपदों में से एक राजतंत्र माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ऊपर चलते हैं कंबोज की, जो कि ये क्षेत्र अफगानिस्तान में आता था, कंबोज, और वर्तमान में मतलब अफगानिस्तान में है। और इसी से आसपास जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये गांधार है, पूर्वी अफगानिस्तान से संबंधित है इस समय। और इसी से और कौन बचा हुआ है, मत्स्य और अवंती। जी हाँ, तो जो मत्स्य है ये राजस्थान में है, एकमात्र राजस्थान का जो राजस्थान का 16 महाजनपदों में से एक क्षेत्र था ये। और अगर हम बात करें अवंती की, अवंती जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैप को समझ लेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी कि कौन सा राजतंत्र किससे संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं और शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो 8 आपको बताऊंगा मैं 1 से 8 तक, वो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के क्षेत्र पर विस्तृत था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। यहाँ के लोग बल और बुद्धि के लिए विख्यात थे। हस्तिनापुर नगर इसी क्षेत्र में पड़ता था। यह प्रश्न आ चुका है कि हस्तिनापुर नगर किस 16 महाजनपद में से एक था। ठीक है, प्रश्न मैं जो भी आपसे स्पेशली बता रहा हूँ ये किसी न किसी यूपीएससी या किसी यूपीएससी से संबंधित हैं या यूपीपीएससी से संबंधित, क्योंकि मैं इस समय ये नहीं बता पाऊंगा कि स्पेशली किस पेपर में आया था, लेकिन मैंने देखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट भी किया है। पांचाल की बात करते हैं। पांचाल की 2 राजधानियां थी, और क्या था देखते हैं। तो यह आधुनिक रुहेलखंड यानी कि बरेली का जो आसपास का हिस्सा है, तो रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत था। पांचाल 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य थी। ठीक है, कान्यकुब्ज जो कन्नौज जिसको आप जानते हैं, ये पांचाल का ही हिस्सा था और आज इसे आप कन्नौज के रूप में जानते हैं। सूरसेन मथुरा, सूरसेन जो 16 महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। देखिए, अवंती पुत्र पूछा जा चुका है कि कहाँ का शासक था, तो अवंती पुत्र नाम है इनका, और अवंती पुत्र अवंती के शासक नहीं थे, सूरसेन के शासक थे। यह महात्मा बुद्ध का शिष्य था और इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। आधुनिक मथुरा नगर ही इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों में अवंती पुत्र सूरसेन राज्य का उल्लेख मिलता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी और संरक्षक था। ठीक है, वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक उदयन था और इसे अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था और अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया था। क्या बात है, मतलब बंदी बनाकर शिक्षक बना दिया। उदयन और वासवदत्ता के बीच प्रेम संबंध हो गए और वे भागकर कौशाम्बी आ गए, मतलब वापस वत्स आ गए, तो ये थोड़ा सा उनको नुकसान हो गया। भास ने, जो वहाँ के शासक थे, भास ने इसी पर
आधारित स्वप्नवासदत्ता नामक कहानी की रचना की। कौशाम्बी बौद्ध व जैन धर्म दोनों का प्रमुख केंद्र थी। यह जैनियों के छठे तीर्थकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है और यहीं पर प्रभासगिरी पर्वत पर उन्होंने तप किया था। ठीक है, तो इसमें मुझे अभी तक कोई खास प्रश्न दिखा नहीं, लेकिन हाँ, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और खास बात है। ये जो क्षेत्र है, मैंने इसमें सर बताया नहीं, ये जो क्षेत्र है ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौशल यानी कि श्रावस्ती। कौशल यानी कि जो कौशल को ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा सा कौशल को इस तरीके से लिखते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती के आसपास का क्षेत्र जो अयोध्या से संबंधित है वो भी इसी का हिस्सा था। चलिए, वर्तमान अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, यानी कि फैजाबाद जो कि आज अब अयोध्या हो गया है उसका नाम, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के किनारे बसी थी और यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो था वो प्रसेनजित इक्ष्वाक कुल के थे। इक्ष्वाक वंश के श्री राम भगवान भी थे, आपने शायद रामायण में देखा हो, तो वो भी यहाँ पर आपको जो है याद रखना है, इक्ष्वाक वंश था। इसके प्रधानमंत्री ने विद्रोह करके इसके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। प्रसेनजित शरण लेने के लिए अपने दामाद अजात शत्रु के पास राजगृह पहुंचा, परंतु राजमहल के बाहर ही इसकी मृत्यु हो गई, ऐसी कहानी सुनी जाती है। लेकिन ये कहानी आपके फिलहाल पेपर में नहीं आएगी, मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी बताने के लिए, तो मैंने आपको बता दी। बात करते हैं मल्ल कुशीनगर पावा। तो इसकी दो राजधानियां हैं, कुशीनगर और पावा। तो मैंने यहाँ पे मल्ल के बारे में आपको बताया था कि ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पे था, तो बिहार और यूपी दोनों में ये शामिल है। तो यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता था। यह दो भागों में विभक्त था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और वे मगध के साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हो गए, मतलब ये भी बाद में मगध का एक हिस्सा हो गए। काशी की बात करते हैं, सातवां है, मतलब यूपी का अभी चल रहा है। तो वाराणसी और काशी में कोई खास अंतर नहीं है, आप दोनों का नाम विधिवत जानते होंगे। इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित थी। यहाँ का अस्सी घाट है, वैसे तो अस्सी नदी भी है और गंगा नदी के किनारे ही है सब कुछ, लेकिन वरुणा और अस्सी जो नदियों के छोटे छोटे घाट हैं जो गंगा नदी से कहीं ना कहीं जुड़ती है, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था। प्रारंभ में यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसका अधिकार कौशल व अंग पर भी था, परंतु बाद में कौशल की शक्ति के आगे इसे आत्मसमर्पण करना पड़ा, मतलब कौशल स्वतंत्र हो गया काशी से। अब यूपी का आठवां और अंतिम जिसके बारे में हम बात करेंगे, चेद या शक्तिमती उसकी राजधानी थी। चेद जो महाजनपद था ये आधुनिक बुंदेलखंड में अवस्थित था और यह महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था। तो बुंदेलखंड यानी कि झांसी के आसपास का क्षेत्र, यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और उसके समीपवर्ती भूखंड में फैला हुआ था। महाभारत के अनुसार शक्तिमती इसकी राजधानी थी, लेकिन चेतीय जातक के अनुसार सेत्यवती इसकी राजधानी थी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल यहीं के शासक थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग, जो कि यूपी का जो पोर्शन था वो पूरा हो गया, 8 थे। अब हम बात करेंगे जो अलग हैं जो यूपी से। ठीक है, अंग कहाँ है? बिहार में। तो यह आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में अवस्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, राजधानी जरूर याद रखिएगा, चंपा थी। बुद्ध काल में चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। यहाँ का शासक दधिवाहन महावीर स्वामी का भक्त था। मगध, जो कि इस वाकई में सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी नीतियों के लिए फेमस था, मतलब अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण इसका क्षेत्र भी काफी बड़ा हो चुका था। तो मगध की राजधानी बदली गई 1-2 बार। मगध के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, मगध अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो मगध की राजधानी एक बार गिरिब्रज और एक बार राजगृह हुई। तो बौद्ध साहित्य में इस राज्य की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर और निवासियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान पटना और गया जिलों के क्षेत्र इसके अंग थे। अथर्ववेद में भी इस राज्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं वज्जी की बात। वज्जी की राजधानी थी वैशाली और वज्जी जो है बिहार का ही एक हिस्सा है।
यह 8 जनों का संघ था जिसमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थे। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर अवस्थित थी। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा निर्धारण करती थी और इस संघ में 8 न्यायालय थे। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो यहाँ पर वज्जी जो है गणतंत्र था, मतलब यहाँ पर लोग चुने जाते थे, तभी उन्हीं को राजा माना जाता था। अगला है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर। यह आधुनिक जयपुर यानी कि मत्स्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है और इसकी जो आधुनिक जयपुर के निकट का क्षेत्र माना जाता है और इसके संस्थापक का नाम जो है वो विराट था, इसीलिए शायद इसकी राजधानी विराटनगर पड़ी होगी। इस जनपद में आधुनिक राजस्थान राज्य के जयपुर और अलवर जिले शामिल थे। विराटनगर की संभवतः इसकी राजधानी थी। संभवतः यह जनपद कभी चेदी राज्य के अधीन भी रहा था। तो संभवतः इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से जो पुख्ता जो एक सबूत कहा जाता है वो नहीं मिला होगा, इसलिए शायद संभवतः यह बात कही जा रही है। अस्मक। अस्मक की बात करें तो एकमात्र दक्षिण भारत का ये महाजनपद था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा महाजनपद था। तो इसकी जो राजधानी है कई तरीके की दिखाई जा रही है, पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल। ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था और यह गोदावरी के तट पर अवस्थित था। यह भी इंपॉर्टेंट थिंग है, किस नदी पे था। यहाँ का इक्ष्वाकु वंश के शासनों का शासन था। पुराणों के अनुसार इस महाजनपद के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक कथाओं में भी इस जनपद के अनेक राजाओं का नाम की जानकारी मिलती है। ठीक है। अवंती, उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती के नाम से तो आपको कोई मूवी याद आ रही होगी, लेकिन वो मूवी फिलहाल तो यहाँ से संबंधित मुझे नहीं लग रही है क्योंकि ऐसा कुछ, मैंने भी दोनों मूवी देखी लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि इससे संबंधित हो, क्योंकि कई बार मैंने दोनों को टच करा के देखा कि क्या इसी से संबंधित करके उसे बनाया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ छोटे मोटे तथ्य वहाँ से उठाए गए हों। तो अवंती जो था महाजनपद, उसकी राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। यहाँ का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था और यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहाँ लोहे की खानें थी, इसीलिए शायद ये बहुत अपने आप में मजबूत थे क्योंकि लोहे की खानें होने के कारण वहाँ पर आसानी से हथियार बनाए जा सकते थे। और अवंती के बारे में आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और यहाँ मध्य प्रदेश के साथ आपको जो मैंने दूसरा बताया था कि चेदी जो था, जो झांसी से बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश से लगता है और लेकिन वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का था। अवंती पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में महाजनपद के रूप में स्थापित था। कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर थी। कंबोज अपने घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ गांधार का, ये जो है गांधार का पड़ोसी राज्य था और अफगानिस्तान में पड़ता था। कौटिल्य ने इसे वत्रास्त द्रोहजीवी संघ कहा था। क्यों कहा था मुझे इस समय फिलहाल इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ रख दिया कि किसने वार्ताशस्त्रद्रोहीजीवी संघ किसे कहा था। तो कंबोज के बारे में कहा था कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने कहा था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में है और उसकी राजधानी हाटक है। गांधार की बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला, जो कि आपने सुना होगा, इसके विश्वविद्यालय के नाम से काफ़ी फेमस थी ये जगह। और गांधार भी महाभारत में आप इसका नाम सुन सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गांधार काबुल घाटी में अवस्थित था और पुष्कलावती यहाँ का द्वितीय प्रमुख नगर था। इस जनपद में वर्तमान पेशावर, रावलपिंडी और कुछ कश्मीर का भाग भी शामिल था। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर, काफी बड़ा भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तक्षशिला की राजधानी थी। गांधार का राजा पुम-कोसाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था। उसने अवंती के राजा प्रद्योत से कई युद्ध किए। अवंती के राजा से, ठीक है। अवंती मतलब कहाँ पर? मध्य प्रदेश के। कितनी दूर जाकर युद्ध किया होगा, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ कश्मीर, और उसे पराजित भी किया। इसकी राजधानी विद्या का केंद्र थी। जाहिर सी बात है तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से फेमस थी और देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे।
तो ये फिलहाल आज का विषय था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।